हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडक्टिव फैक्ट में आगे बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे एमीनों का क्षारीय गुण या बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। हम लोग पढ़ रहे हैं एमीनों का क्षारीय गुण। चलिए, अमीनों के क्षारीय गुणों में क्या है? सबसे पहली बात तो अमोनिया क्यों क्षारीय? अमोनिया के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और यह लोन पेयर का दान कर सकता है। कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, thus is a लुईस स्पेस। ये एक लुईस स्पेस। तो एमीन जितने भी हैं आपके वो लुईस स्पेस होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको डोनेट किया जा सकता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कोई भी प्रोटॉन इस पर आक्रमण कर सकता है और H पॉजिटिव यहाँ जुड़ सकता है। तो तीन प्रकार के एमीन है हमारे पास। पहला है प्राइमरी एमीन, मैं लिख देता हूं RNH2। दूसरा है बेटा द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह NH है तो RNHR। और तीसरा है मेरे बच्चों तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन का क्रियात्मक समूह है N तो RNR। तो यह है प्राथमिक एमीन, यह है द्वितीयक एमीन और यह है तृतीयक एमीन। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो सब में R ग्रुप लगा है। जो R है वो एल्काइल ग्रुप है और उसमें प्लस I इफेक्ट प्रेजेंट होता है। R के अंदर R क्या है? एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप, जिसमें प्लस I इफेक्ट प्रेजेंट होता है। अब ये प्लस I क्या काम करेगा? R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ प्रवाहित करेगा। जब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जरा इसमें देखिए, यहाँ दोनों तरफ से R इस नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा और यहाँ तीन तरफ से R इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी एमीन के पास है, टर्शरी एमीन के नाइट्रोजन के पास। सेकेंडरी एमीन के नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है लेकिन टर्शरी से कम। और प्राइमरी एमीन के नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया से ज्यादा है, इन दोनों से कम। तो I में प्लस I इफेक्ट। तो अगर हम पहला केस नंबर 1, इफ ओनली I इफेक्ट ऑपरेट्स, अगर सिर्फ I इफेक्ट की बात करें, ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ होता है। गैसियस फेज, गैस फेज। अगर गैस फेज में बेसिक नेचर निकालें तो I इफेक्ट ही ऑपरेट करेगा और कोई इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि टर्शरी एमीन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसका मतलब अगर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, अब यहाँ पे प्लस आई है इसलिए मैं प्लस आई की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है तो टर्शरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है। उसके बाद सेकेंडरी एमीन, उसके बाद प्राइमरी एमीन
और सबसे कम बेसिक हो जाएगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में किसी प्रकार का कोई प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन इंटरमीडिएट होता है, दो के बीच का है, प्लस आई और माइनस आई के बीच का, उसमें ना तो प्लस आई इफेक्ट होता है ना माइनस आई होता है, इसमें जीरो इफेक्ट प्रेजेंट होता है। तो अमोनिया में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जबकि टर्शरी अमीन में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, फिर सेकेंडरी अमीन में और प्राइमरी अमीन में भी R एक लगा हुआ है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा, वो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो अगर वो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उतना प्रबल क्षार या उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो अगर गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज में सिर्फ प्लस आई ही काम कर रहा है, मतलब इंडक्टिव फैक्ट ही काम कर रहा है, प्रेरणिक प्रभाव ही काम कर रहा है, तो उसका ऑर्डर तो मैंने आपको यहां नीचे लिखा था। लेकिन अगर एक्वस मीडियम की बात करें तो चलिए अगले पेज में बात करते हैं। इन केस ऑफ एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, जो कि अधिकतर पूछा भी जाता है, स्टार लगा दे रहा, यही पूछा जाएगा आपसे। गैस फेज तो अकेला आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। आपसे पूछा जाएगा एक्वस, तो इन एक्वस मीडियम बोथ आई इफेक्ट and steric hindrance operate simultaneously. आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों एक साथ कम। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या चीज? त्रिविम विन्यास बाधा। ग्रुप जितना बल्कि होगा, त्रिविम विन्यास बाधा उतनी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा जो है इफेक्ट का करेगा। तो अगर मैं यहां पर एक बात कह दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर एक बात कहूं कि लेट अस कंसीडर only steric hindrance, only steric hindrance, ध्यान दीजिए, अगर हम सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस कंसीडर करें तो क्या? तो अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस कंसीडर करें तो जरा ध्यान से देखिए, RNH2 में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, दो R आ जाएंगे तो दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप लगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी। और अगर टर्शरी अमीन की बात करें तो तीन तीन तरफ से R ग्रुप या बल्कि ग्रुप लगे, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गई तो क्या लोन पेयर डोनेशन का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो लोन पेयर डोनेट करने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो, मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज हो। तो अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस increases, thus basic nature decreases। लेकिन ये पंगा हो गया, अगर सिर्फ आई इफेक्ट की बात करें तो टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, लेकिन अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो टर्शरी अमीन सबसे कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है तो उसकी बेसिक नेचर सबसे कम। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, बेसिक नेचर सबसे कम। तो साइंटिस्ट कहता है तब फिर क्या सही है, कैसे स्पेस सही है या स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात सही? तो कहते हैं एक्वस मीडिया में दोनों इफेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं, आई इफेक्ट भी और स्टेरिक हिंड्रेंस भी। जब दोनों इफेक्ट आपस में एक साथ मिला जुला प्रभाव दिखाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सेकेंडरी अमीन है उसमें
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अच्छी है और बाधा भी ज्यादा नहीं। बाधा है, मना नहीं कर, लेकिन तीन तरफ से नहीं, दो ही तरफ से। तो एक तरफ का साइड, एक तरफ की वैकेंसी बिल्कुल खाली है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो लुईस क्षारीय प्रवृत्ति या लुईस बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि क्षारीय प्रवृत्ति अगर इंक्रीज हो रही है, अब इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे। देखिए जरा ध्यान से। इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज, एक्वस फेज का मतलब है जलीय माध्यम। तो जलीय माध्यम, अच्छा कुछ पॉइंट्स, आई इफेक्ट तो आप जानते ही हो। स्टेरिक हिंड्रेंस की मैं हिंदी लिख देता हूं यहां, त्रिविम विन्यास बाधा। त्रिविम विन्यास बाधा, दोनों साथ में काम कर। तो यहां पर हमने सिर्फ त्रिविम विन्यास बाधा देखी, और अगर पीछे वाले पेज में जाऊं तो हमने सिर्फ आई इफेक्ट देखा। तो अगर दोनों बातों को साइमल्टेनियसली देखूं तो मैंने बताया द्वितीय अमीन जीत जाता है। तो जलीय माध्यम में पहला केस, यदि R बराबर CH3 हो तो द्वितीय अमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है, और उसके बाद बेटे प्राइमरी अमीन, और उसके बाद बेटे टर्शियरी अमीन। और सबसे कम क्षारीय होता है अमोनिया। अगर R बराबर CH3 है तो, अच्छा अगर मैं R चेंज कर दूं तो जरा देखो, यदि R बराबर C2H5, अगर R इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप में प्लस आई प्रभाव बढ़ जाएगा। जब इथाइल ग्रुप में प्लस आई प्रभाव बढ़ जाएगा बेटे, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, C2H5 के केस में और स्टेरिक हिंड्रेंस भी चेंज होगा। तो द्वितीय के मीन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सर्वाधिक क्षारीय रहता है। प्राथमिक कम क्षारीय हो जाता है और तृतीयक ज्यादा क्षारीय हो जाता है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ गया। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपसे हर साल 2 साल में पूछे जाते हैं। कभी R बराबर कह देगा CH3, कभी R बराबर कह देगा C2H5। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, प्रॉब्लम ये थी कि दो इफेक्ट काम कर रहे थे, प्रेरणिक प्रभाव और त्रिविम विन्यास बाधा। अगर सिर्फ प्रेरणिक प्रभाव की बात करें तो तृतीय अमीन सर्वाधिक क्षारीय, और सिर्फ त्रिविम विन्यास बाधा की बात करें तो तृतीय अमीन सबसे कम क्षारीय था। देखो यहां मैंने लिखा। तो ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे को उल्टे थे। जलीय माध्यम में दोनों प्रभाव एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ काम करेंगे तो दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट, दोनों का एक मिला के जो प्रभाव उत्पन्न होगा वो ये बताता है कि हमारा द्वितीय अमीन सर्वाधिक क्षारीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम विन्यास बाधा तो है लेकिन इसके साथ साथ प्रेरणिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जब प्रेरणिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा अच्छा है और त्रिविम विन्यास बाधा भी है, तो त्रिविम विन्यास बाधा रोकेगी जरूर, मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व उत्पन्न कर देगा कि वो जो है क्षारीयता को बढ़ा देगा। तो द्वितीय सर्वाधिक क्षारीय हो जाएगा, फिर प्राथमिक, फिर तृतीय, और सबसे कम अमोनिया। और बेटा अगर R C2H5 ले लोगे तो आई इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए तृतीय थोड़ा सा ज्यादा क्षारीय हो जाएगा प्राथमिक से और अमोनिया। इसका मतलब अगर R का मान बदलते जाऊं तो
क्षारीय गुणधर्म बदलता चला जाएगा। हाँ बेटा, क्षारीय गुणधर्म का क्रम बदलता चला जाएगा अगर आर का मान बदलते जाए। आपके कोर्स में ये दो ही ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को मैंने समझा दिया। अब मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि आप याद कैसे, जरा ट्रिक देखिए, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ट्रिक। ध्यान से देखिए, सेकेंडरी का एस ले लिया, प्राइमरी का पी ले लिया, एक छोटा यहां ओ बना लिया और टी, इसको कहेंगे स्पॉट। क्या कहेंगे? स्पॉट, दाग। सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी। कब? जब आर बराबर CH3 हो तब। अच्छा, अगर आर बराबर इथाइल ग्रुप हो C2H5 तब तो स्टॉप, STO। याद कर पाओगे बेटे? अगर आर बराबर CH3 है तो स्पॉट, दाग। अब दाग अच्छे नहीं, दाग होने नहीं चाहिए, स्पॉट्स मस्ट बी स्टॉप। तो पहला है स्पॉट और दूसरा है स्टॉप, इन दो को याद कर लो आपको। अब अगर आपसे कोई इस बात को पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने बेटा ऊपर दोनों ही चीजें समझाई हैं, प्लस आई प्रभाव और त्रिविम विन्यास, उससे आप समझा सकते हो कि एक्वस मीडिया में दोनों प्रभाव एक साथ काम करते हैं। यही कारण है कि हमें जो है द्वितीय कभी सर्वाधिक क्षारीय मिला। अगर आप चाहो तो इसके आगे, स्पॉट के आगे ए लगा सकते हो, मतलब अमोनिया। स्टॉप के आगे ए लगा सकते हो, अमोनिया। इन दोनों केसेस में अमोनिया सबसे कम हो जाए, सबसे कम क्षारीय अमोनिया, और एमीने ज्यादा क्षारीय हो जाएंगी क्योंकि उनमें आर ग्रुप लगा हुआ है और आर एक एल्काइल समूह है जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को नाइट्रोजन परमाणु पर बढ़ाता है। आगे बढ़ाऊं? चलिए, ये हमने बेटा क्षारीय गुण भी पढ़ा। अब हम दूसरा प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं जिस प्रभाव का नाम है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव? ध्यान से देखिए। पहली बात, यह दो प्रकार का, यह दो प्रकार का। नंबर फर्स्ट, प्लस ई प्रभाव। प्लस ई प्रभाव क्या होता है? जब दो कार्बन परमाणु के बीच बना गुणित बंध किसी अभिकर्मक के, किसी अभिकर्मक रिएजेंट जो आक्रमण करेगा, रिएजेंट कहते हैं बेटा आक्रमणकारी, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में विखंडित होता, विखंडित होता तो इसे प्लस ई प्रभाव का।
कहा जाता है। एग्जैक्टली जब कभी कोई अभिकर्मक आक्रमण करता है तो जो गुणित बंध है वो टूटता है। ये प्रभाव ई प्रभाव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है। किसी अभिकर्मक के आक्रमण से किसी यौगिक में मेनली गुणित बंध में होता है, पोलैरिटी का डेवलप होगा, ध्रुवता का उत्पन्न होगा, बॉन्ड टूटेगा तो ध्रुवता उत्पन्न होगी, एक परमाणु पर धनावेश आएगा, दूसरे परमाणु पर ऋणावेश। जैसे देखो, मान लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अभिकर्मक ले लिया HBr, इसकी उपस्थिति में टूट रहा है। बेटा ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेकडाउन, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव। इस पॉजिटिव से HBr कैसे होगा, Br पे नेगेटिव होगा, H पे पॉजिटिव। भाई HBr में Br अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो Br पे नेगेटिव होगा, H पे पॉजिटिव होगा। Br नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव इस कार्बन नेगेटिव से जाके। जब कभी भी बॉन्ड पूरा पूरा टूटता है तो बॉन्ड की पूंछ की तरफ, टेल की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और बॉन्ड के मुंह की तरफ, एरो की तरफ नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव से H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और उस पॉजिटिव से Br नेगेटिव। अच्छा, तो कार्बन कार्बन के बीच का गुणित बंध किसी अभिकर्मक के प्रभाव के कारण, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति विखंडित हो जाए तो इस प्रकार का प्रभाव प्लस ई प्रभाव कहलाता है। चलिए नंबर सेकंड, माइनस ई प्रभाव। क्या होता है, जब कार्बन और किसी हेट्रोएटम विषम परमाणु, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, के मध्य बना गुणित बंध। गुणित बंध मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल गुणित बंध अभिकर्मक की उपस्थिति, अभिकर्मक की उपस्थिति विखंडित होता, विखंडित होता तो इसे माइनस ई प्रभाव कहा जाता। कहने का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। गुणित बंध का विखंडन अभिकर्मक की उपस्थिति में। चलिए कराते हैं। मान लीजिए बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड HCN के साथ विखंडित हो, तो अगर ये HCN के साथ विखंडित हो रहा हो, रोहित योरवाल 2 मिनट रुके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ पेज, ठीक है ना। मैं 2 मिनट रुको, इस माइनस आई को समझा दूं, माइनस ई को समझा दूं, उसके बाद मैं आपको पेज दिखाता हूँ। HCN के साथ बेटा ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव,
कार्बन पे पॉजिटिव, और HCN में H पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव से जुड़ के OH बना लेगा, और कार्बन पॉजिटिव CN नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, मैं मान लेता हूं R है और H है, ये एल्डिहाइड, ठीक है ना। कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो मान लेता हूं ये एल्डिहाइड HCN के साथ ये साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ गुणित बंध विखंडन में भाग ले रहा है तो उसे प्लस E, और अगर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के मध्य बना गुणित बंध विखंडन में भाग ले रहा है तो उसे माइनस E प्रभाव। दोनों ही अभिकर्मक की उपस्थिति में ही विखंडित होते। तो यहां पर कुछ स्पेशल चीज हो रही है क्या? हाँ, हो रही। अगर तुम अभिकर्मक हटा लो तो पदार्थ अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले। तो यहाँ एक नोट लिखना, इस चीज को एक नोट के फॉर्म में मैं बता रहा हूं आपको। एक यहाँ नोट लिखेंगे, ई प्रभाव एक अस्थायी, मतलब टेम्परेरी प्रभाव है, क्योंकि यौगिक में ध्रुवता, ध्रुवता मतलब पोलैरिटी, ध्रुवीय लक्षण, ध्रुवता अभिकर्मक के आक्रमण के कारण, आक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। और यदि अभिकर्मक को अभिकर्मक को हटा लिया जाए तो यौगिक अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता, कर लेता। अगर अभिकर्मक हटा लूं तो यौगिक अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसे देखो बेटा, मैंने ये कहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मैं HBr जोड़ू तो यहां Br लग जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं अभिकर्मक को हटा लेता हूं। अगर यहां से मैं अभिकर्मक हटा लेता हूं मतलब अगर किसी भी तरीके से मैं माइनस HBr करूं तो क्या वापस मुझे एल्कीन नहीं मिल जाएगी? क्या क्या हुआ? एल्कीन से क्या मिला था? एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड मिला था। अगर मैं HBr हटा लूं, अभिकर्मक गायब करूं, तो क्या पदार्थ वापस अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ जाए? आ जाए। इसीलिए यह एक अस्थायी प्रभाव, यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रेरणिक प्रभाव स्थायी प्रभाव होता है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूं,
ध्यान रहे, ध्यान रहे, आई इफेक्ट, जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, एक स्थायी प्रभाव है। प्रभाव होता है, वो अस्थायी नहीं, टेम्परेरी नहीं। इसका मतलब प्रेरणिक प्रभाव अगर एक बार चेन में उत्पन्न हो गया तो वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, समाप्त हो सकता है। मेरी बात समझ में? जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने थे वो ले लें, मैं पीछे कर रहा हूं। यहां से शुरू करो बेटा, जल्दी आगे बढ़ाऊं। इसका ले लो। अगला, और आगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटे, प्रेरणिक प्रभाव स्थायी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अस्थायी। तो क्या कोई अस्थायी प्रभाव अपने आप कार्य कर सकता है? नहीं, इसको कार्य करने के लिए प्रेरणिक प्रभाव की आवश्यकता होगी। जैसे देखें, इसीलिए दोनों प्रभाव एक साथ काम करते हैं अधिकांश जगह, जिसको इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक मतलब इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक दोनों, आई प्लस ई, दोनों इफेक्ट मिलकर इंडक्टोमेरिक इफेक्ट कहलाते। जैसे मान लीजिए कोई एल्कीन इस तरीके से, और इसकी HBr के साथ क्रिया कराई जाए। अब CH3 में कैसा इफेक्ट है? प्लस आई। तो अगर इसमें प्लस आई इफेक्ट है मेरे बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस आई इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ धक्का देगा या नहीं देगा? भाई ये बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में मैंने एरो लगा रखा है, ये सिंगल बॉन्ड है बेटा। बॉन्ड के बीच में एरो ही तो आई इफेक्ट दिखाता है, तो आगे की तरफ धक्का देगा। तो ये बॉन्ड भी आगे की तरफ टूटेगा, और जब आगे की तरफ टूटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा। और जब HBr जुड़ेगा तो बीच वाले कार्बन से तो Br नेगेटिव जुड़ जाएगा, और किनारे वाले कार्बन से H पॉजिटिव जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने CH3 की जगह यहां Cl3 लगा दिया, और अब उसके बाद में HBr के साथ क्रिया करा रहा, तो जरा ध्यान से देखिए, CCl3, तीन तीन क्लोरीन लगे। अब यहां पर कौन सा प्रभाव काम कर रहा है? माइनस आई। माइनस आई क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा, तो इस बॉन्ड को मजबूर कर देगा कि ये बॉन्ड इस तरीके से, देखो ऊपर वाला बॉन्ड आगे की तरफ टूट रहा था, ये बॉन्ड पीछे की तरफ टूट। तो इसका मतलब बॉन्ड कैसे टूटेगा ये निर्धारित करेगा प्रेरणिक प्रभाव। बॉन्ड अपने आप नहीं टूट सकता।
तो जब आई प्रभाव और ई प्रभाव दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो इस प्रकार के प्रभाव को इंडक्टोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। क्या बन जाएगा? अब इससे CH2 आ जाएगा और किनारे वाले कार्बन से Br। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में समझाया और इंडक्टिव इफेक्ट का बचा हुआ पार्ट करा दिया। अगले लेक्चर में हम लोग